अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अपने घर में होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो जनरल साइंस की बायोलॉजी का पोर्शन है उसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए बेटा, थोड़ा सा जो है वो पिछला लेक्चर हम अपना रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में था। इसमें आपको बताया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। और कौन से ग्रुप्स थे वो? प्रोकैरियोट्स था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांट्स और एनिमल्स था। इन 5 ग्रुप्स में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया है, उनको डिवाइड किया हुआ है। और हर ऑर्गेनिज्म जो था वो सेल से मिलके बना हुआ था। तो सेल्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती हैं, 3 टाइप्स की अरेंजमेंट होती थी। और उसी अरेंजमेंट की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या कॉलोनियल कह रहे थे। जो यूनिसेलुलर अरेंजमेंट होती है सेल की, मतलब इसमें एक सेल जो ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसको क्या कहते थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉलोनियल और अरेंजमेंट में जो ऑर्गेनिज्म बनता था उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहते थे, और जो मल्टीसेलुलर अरेंजमेंट से बनता था उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था? जिसमें एक सेल जो है वो पूरे की पूरी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता था। एक सेल जो है वो पूरा इंडिविजुअल बनाता था, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते थे। जैसे नाम से पता चल रहा है, यूनि मीन वन, सेलुलर मीन सेल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वन सेल पे कंसिस्ट करता है उसको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना था। इसमें जितने भी सेल के फंक्शन होते हैं, जितनी भी लाइफ के फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, इनटेक का फूड हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वो सब के सब जो फंक्शन है वो सेल परफॉर्म करता था, एक सेल। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर। बहुत ज़्यादा लिविंग ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, बट देर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। और हर सेल जो था वो अपने सब फंक्शंस जो है वो खुद परफॉर्म करता था, उसको कहते थे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रहेंगे, मिल के रहेंगे, ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे, बट हर सेल जो है वो क्या करेगा? अपने सारे फंक्शंस जो हैं वो खुद परफॉर्म करेगा। इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको हम कहते थे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी वॉल्वेक्स की। 3rd नंबर पे हमारे पास था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसमें एग्जांपल आपने पढ़ी थी फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट की। हमारे पास जो मस्टर्ड प्लांट था उसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस था। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हमने मस्टर्ड प्लांट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक वेजिटेटिव पार्ट्स थे और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे। जो वेजिटेटिव पार्ट्स थे वो वाले पार्ट्स थे विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास रूट थी, स्टेम था और लीफ था। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो कौन सा था? जो कि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल फ्लावर्स की थी, और ये फिर क्या बनाते थे? फ्रूट्स और सीड्स वगैरह बनाते थे। फ्रॉग में आप लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ राना टिग्रीना। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें सेल्स कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते थे, टिश्यूज़ बनाते थे, ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे। तो इसमें जो है वो आप लोगों को ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स थी। ये हमारे पास था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और हमने पढ़ा था, अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आप लोगों ने बेटा देखा था कि हमारे पास जो ज़मीन पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो 10 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, और इनमें से बहुत कम जो हैं 1/3 जो हैं वो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किए हैं। फिर आपने देखा था कि इन जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास इस वक्त अर्थ के ऊपर हैं उसमें वेरिएशंस थी। हमारे पास टोटल जो एनिमल्स थे वो 1.5 मिलियंस एनिमल्स अभी तक हमने स्टडी किए हैं, और 0.5 मिलियंस प्लांट्स के बारे में हमें पता है।
और ये बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो अर्थ के ऊपर जो आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं इनकी ये जो है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स के दरमियान में है। सिंपल में आप लोगों के पास एग्जांपल आपने पढ़ी थी बैक्टीरिया की, और जो हाईली डेवलप्ड हैं उसमें आप लोगों ने पढ़ी थी ह्यूमंस की। और आपने देखा था कि कुछ जो हैं वो सी वाटर में रह रहे थे, कुछ लैंड पे रह रहे थे, कुछ जो है फ्लाई करते हैं, कुछ स्टिल हैं, और हर एक का अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, अपना कि वो किस तरह से फूड को ऑब्टेन करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से किस तरह से अवॉइड करते हैं, रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप्स हैं। तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिज़म में क्या था, डिफरेंस था हर ऑर्गेनिज़म में। तो साइंटिस्ट को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें वो ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड कर दें इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप, ताकि उनके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस ले सकें। और वो जो सिस्टम था उसको हमने कहा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या थी कि इट इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। और इसके एम्स हमारे पास क्या थे, इसके एम्स हमारे पास थे कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें ग्रुप्स एंड सब ग्रुप में, ताकि हमें इनके दरमियान में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता चल सके, और इनके दरमियान में जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट कर सकें हम। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन की बेस जो है वो किसके ऊपर होती है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप के ऊपर। और ये रिलेशनशिप किस तरह से पता चलता है, बाय द सिमिलैरिटीज़ इन देयर कैरेक्टर्स। और ये सिमिलैरिटीज़ जो थी ये सजेस्ट करती थी कि इनके दरमियान में जो है वो कौन सा जो है वो कि किस किस्म का रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उनके दरमियान में है कि नहीं है। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक पिजन है, एक स्पैरो है और एक इंसेक्ट है। स्पैरो और पिजन जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इनकी सिमिलैरिटी ज़्यादा हैं, इनका रिलेशनशिप है एज़ कम्पेयर टू द इंसेक्ट। और इन दोनों के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि इनके दरमियान में कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, मतलब कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन सेम है। और उसके बाद आपने देखा था कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन से वाले फीचर्स को देख के हम क्लासीफाई करते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी, और मॉडर्न जेनेटिक्स थी। मॉडर्न जेनेटिक्स में आप लोगों का डीएनए था। डीएनए जो है, अगर दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जितना ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता होगा उतना ही ज़्यादा उनके दरमियान में सिमिलैरिटीज़ होंगी, और जितना एक डीएनए एक दूसरे से डिफरेंट होगा उतने ही ज़्यादा उन लोगों में डिफरेंस ज़्यादा होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की। आज जो आप लोग बेटा चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप लोगों के आउटकम्स क्या होंगे लर्निंग। आपको टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में पता होगा कि सबसे बड़ा टेक्सा कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सा कौन सा है, और आप लोगों को सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा, टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है the group into which organisms are classified. The group into which organisms are classified are known as taxonomic category or taxa. Taxa क्या होता है? The group into which organisms are classified. हमने organisms को different groups में classify कर दिया है, और ये groups जो हैं इनको क्या कहते हैं, taxa या taxonomic categories। और ये टेक्सा जो हैं ये एक लैडर की फॉर्म में जब अरेंज होते हैं तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है, हमारे पास ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये डिफरेंट टेक्सा हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टेक्सा हैं, ये कैटेगरीज़ हैं जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये जो हर कैटेगरी है जिसको हम टेक्सा कह रहे हैं, ये जब एक लेडर की फॉर्म में आपके सामने नज़र आ रही है, ये जब इस तरह से अरेंज हुई होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, टेक्सा की डेफिनेशन है,
What is taxa? The group into which organisms are classified. They are known as taxa या taxonomic categories. और taxa जो है जब वो एक ladder की फॉर्म में अरेंज होती हैं then they are known as taxonomic hierarchy. All organisms are divided into 5 kingdoms. हमारे पास टोटल किंगडम्स कितनी है? 5 किंगडम्स हैं. और द लार्जेस्ट टेक्सॉन हमारे पास कौन सा है? टेक्सोनोमिक हायरार्की में किंगडम का है. यहाँ से आपको पता चल रहा होगा जो सबसे ऊपर है ये किंगडम वाला, ये सबसे लार्जेस्ट टेक्सॉन है और सबसे छोटा टेक्सॉन जो है वो हमारे पास स्पीशीज़ का है. और हमारे पास जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स ईच किंगडम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेक्सा इन द फॉलोइंग वे. सिमिलर कैरेक्टर्स की बेस पे हमने किंगडम्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है. किस तरह से? पहले किंगडम को डिवाइड करके क्या बनाया? फाइलम, देन क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज़. अच्छा बेटा, आप लोगों ने ऑर्डर इसी तरह से रखना है इन सब का कि सबसे पहले जो है वो बड़ा वाला आएगा हमारे पास टेक्सा, जो कि कौन सा था? किंगडम था. उसके बाद हमेशा क्या आएगा? फाइलम आएगा. उसके बाद हमेशा कौन सा वाला टेक्सा आएगा? क्लास, फिर ऑर्डर. ये नहीं होगा कि उससे ऊपर उसको रख लें और उससे नीचे उसको रख लें. ये एक ही इसी तरह से अरेंजमेंट में आएंगे, इसी तरीके से लिखने होंगे. किंगडम से छोटा वाला रैंक जो है वो हमेशा फाइलम है, फाइलम से छोटे वाला क्लास है, क्लास से छोटे वाला ऑर्डर है, ऑर्डर से छोटे वाला फैमिली एंड देन जीनस एंड देन स्पीशीज़ आएगा. अब जी हमारे पास जो है हमने कहा कि किंगडम को हमने डिवाइड कर दिया है इनटू डिफरेंट जो है स्मॉलर टेक्सा में. तो सबसे छोटा वाला जो हमारे पास टेक्सा था वो स्पीशीज़ था. अ स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स. एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? स्पीशीज़. स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? कि सेम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम स्पीशीज़ कहते हैं. जैसे सारे के सारे ह्यूमन्स बीइंग्स जो हैं वो एक जैसे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे कि ये दे बिलोंग्स टू वन स्पीशीज़. सारे के सारे कैट्स जो हैं वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, डॉग्स जो हैं वो एक स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं. तो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होंगे उनको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़. अब जीनस क्या चीज़ होती है? अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज़. जो एक दूसरे से मिलते जुलते स्पीशीज़ होते हैं, जो क्लोजली रिजेंबल करते हैं स्पीशीज़, उनको हम मिला के एक बड़ी कैटेगरी में रख देते हैं जिसको हम जीनस कहते हैं. सो द जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज़. अब जो जीनस एक दूसरे से मिलती जुलती होगी, सिमिलर जीनस जो हैं उनको मिला के हम एक बड़े कैटेगरी में रख देंगे, दैट इज़ नोन एज फैमिली. तो फैमिली की डेफिनेशन क्या होगी? अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड जेनरा. उससे ऊपर जो है वो हमारे पास ऑर्डर है, उससे ऊपर हमारे पास क्लास है, फाइलम है. तो हर डिवीजन में आपने यही करना है कि जो नीचे वाला जो हमारे पास टेक्सा था जो एक दूसरे से मिलते जुलता होगा वो मिला के हम बड़ी वाली कैटेगरी बना देंगे. तो हमारे पास ऑर्डर की डेफिनेशन क्या होगी? एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज़. जो फैमिलीज़ एक दूसरे के जैसी होंगी, मिलती जुलती होंगी, उनको मिला के हम क्या कर देंगे? ऑर्डर बना देंगे. और जो ऑर्डर एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, सिमिलर होंगे, उनको हम बड़े कैटेगरी, बड़ा टेक्सॉन में रख देंगे, दैट इज़ क्लास. और क्लास जो है वो मिलती जुलती अगर होगी, सिमिलर क्लासेस होंगी, तो उनको मिला के हम क्या कर देंगे? एक बड़ी कैटेगरी, दैट इज़ फाइलम में रख देंगे. अब यहाँ पे फाइलम के साथ डिवीजन भी लिखा हुआ है. फाइलम का वर्ड यूज़ होता है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए, और डिवीजन जो है वो वर्ड यूज़ होता है प्लांट्स और फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिए. मतलब अगर आप लोग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे या फंजाई की क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तो तब आप फाइलम नहीं लिखोगे, फाइलम की जगह आप लोग डिवीजन लिखोगे. क्लियर हो गया बेटा? हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि टेक्सा क्या होता है. टेक्सा की डेफिनेशन देखी थी, और टेक्सा की डेफिनेशन क्या थी? कि द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड. वो ग्रुप्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ है उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या टेक्सा. टेक्सा जो है वो एक लैडर फॉर्म में आता है, तो उसको क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स. हमारे पास ये जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो टेक्सा था जिसको हम किंगडम कह रहे थे, वो हमारे पास कितने हैं? अब हमारे पास 5 किंगडम्स हैं.
हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया हुआ है। और द लार्जेस्ट टेक्सॉन जो है वो हमारे पास कौन सा है, किंगडम है। फिर किंगडम को हमने स्मॉलर टेक्सॉन में डिवाइड किया है। किंगडम से छोटा वाला जो है वो कौन सा है, फाइलम। फाइलम की डेफिनेशन आपने देख ली कि फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लासेस। फिर हमारे पास ऑर्डर था, ऑर्डर जो था वो क्या था, और फिर हमारे पास क्लास है। क्लास जो है वो क्या है, क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो क्या है, एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। फैमिली क्या है, अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड जेनरा। और जीनस है, अ ग्रुप इज़ अ जीनस, अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज़। इंटर रिलेटेड मीन्स जो सेम होते हैं, जो मिलते जुलते होते हैं। और स्पीशीज़ क्या थी, स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सेम ऑर्गेनिजम्स। क्लियर हो गया। फिर अब आपको एक दफ़ा बता दूं कि जो एक जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़। जैसे ह्यूमन्स सारे के सारे एक स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। जो मिलते जुलते स्पीशीज़ होंगे उनको मिला के बड़ी कैटेगरी, दैट इज़ जीनस। और फिर जो एक दूसरे से मिलते जुलते जीनस होंगे उनको मिला के हम एक बड़ी कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ फैमिली। फिर जो फैमिली एक दूसरे से सिमिलर होगी वो मिला के हम एक बड़ी कैटेगरी, दैट इज़ ऑर्डर, वो बना देंगे। और जो ऑर्डर एक दूसरे से सिमिलर होंगे उनको मिला के हमने क्या कर दिया, क्लास का रैंक बना दिया। और जो क्लासेस एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी वो क्या बना देंगी, फाइलम बना देंगी। जैसे जैसे आप टेक्सोनोमी के हायरार्की में नीचे की तरफ जाते जाओगे तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिजेम्बलेंस ज़्यादा होती चली जाएगी। मेंबर्स ऑफ लोअर टेक्सॉन्स रिजेंबल वन अनदर मोर देन डू द मेंबर्स ऑफ हायर टेक्सॉन। मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती चली जाएंगी। ये आप लोगों का बेटा टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में था, जिसमें आप लोगों ने टेक्सा के बारे में पढ़ लिया, टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन पढ़ ली। टेक्सोनोमिक हायरार्की में जितने भी टेक्सॉन आ रहे थे उन सब की डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम दैट can provide maximum knowledge about the basic differences and similarities among different organisms। मतलब बायोलॉजिस्ट को क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें उनको ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस पता चल सकें, उनकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में और डिफरेंसेस। एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें क्लियर कट पता चल सके ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में कौन कौन से सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो उसके लिए उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया इनटू 2 किंगडम्स। इसको हम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बी कहते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया इनटू 2 किंगडम्स, और वो किंगडम कौन थी, प्लांटी एंड एनिमलिया। मतलब तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो वो प्लांट्स होते हैं या फिर वो एनिमल्स होते हैं। तो ये जो है ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। लेकिन ये सिस्टम हमारे पास इतना ज़्यादा ठीक नहीं था, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो बिहेव करते थे प्लांट्स की तरह भी और एनिमल्स की तरह भी। तो उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, दैट इज़ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था कि प्लांटी एनिमलिया के अलावा एक और किंगडम बना दी थी, दैट इज़ प्रोटिस्टा। इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स में फिट नहीं होते थे वो हमने इस जो है वो किंगडम में रख दिए थे। लेकिन ये जो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये भी हमारे लिए ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं था। ये ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था, ये ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं था। ना 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ना 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो मैक्सिमम नॉलेज देता था अबाउट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो फिर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया इन 5 डिफरेंट किंगडम्स में, जिसको हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बी कहते हैं। इस किंगडम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो 5 किंगडम्स हैं। सबसे पहली किंगडम है किंगडम मोनेरा, फिर हमारे पास प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। एक दफ़ा फिर से देख लें कि बायोलॉजिस्ट जो हैं उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो मैक्सिमम नॉलेज दे अबाउट द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स। मतलब जिसमें ऐसा सिस्टम जिसमें उनको ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में मैक्सिमम डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ का पता चल सके, एक ऐसा सिस्टम चाहिए था बायोलॉजिस्ट को। तो हमारे पास जो है वो शुरू में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसके अकॉर्डिंग एनिमल ऑर्गेनिजम्स को या तो प्लांटी किंगडम में रखा था या फिर एनिमिलिया में रखा था। और जो है फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास था वो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स को जो है वो एक तीसरी कैटेगरी दैट इज़ प्रोटिस्टा, एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें भी रखा था। ये भी हमारे लिए इतना ज़्यादा जो था वो ठीक नहीं था सिस्टम, तो हमने फिर 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। जो पहला किंगडम है हमारे पास वो है मोनेरा। जो मोनेरा में हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। और आपको पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्रोकैरियोटिक थे। फिर ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे ये सिंगल सेल्स की फॉर्म में रहते थे या फिर चेन की फॉर्म में रह सकते हैं या ग्रुप्स की फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि दिस किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ज़ाहिरी बात है प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। मोनेरन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, although some types form chains, groups और colonies। सिंगल सेल होते हैं या चेन की फॉर्म में भी रह सकते हैं, ग्रुप्स या कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। बिल्कुल डिफरेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। नेक्स्ट हम आगे जो है वो इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अभी आप इतना याद रखें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं। लेकिन कुछ जो हैं इनमें बट सम ऑफ देम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। मोस्टली दे आर हेट्रोट्रॉफिक, अपनी फूड जो है ये खुद नहीं बना सकते। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी फूड खुद बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। उसके बाद आपके पास है कि इस किंगडम को हमने टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस किंगडम में इंक्लूडेड हैं। वो कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये हमारा था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या थे? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स से मिलके बने हुए हैं और ये सिंगल सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं और ये चेन्स की फॉर्म में भी आपको नज़र आ सकते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में भी और कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। मोस्टली ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेते हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और इसमें हम 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जो कि कौन से हैं? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर हमारे पास जो सेकंड किंगडम है दैट इज़ प्रोटिस्टा। उससे थोड़ी सी एडवांस किंगडम है। इसमें हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। उसमें हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, तो इसमें हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और कौन से? यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक जिनमें डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है
और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है इनटू 3 मेन टाइप्स। एक होते हैं प्लांट लाइक जिनको हम कहते हैं एल्गी, एक होते हैं एनिमल लाइक जिनको हम कहते हैं प्रोटोजोन्स, और एक होते हैं फंजाई लाइक। एल्गी लाइक जो होते हैं जो प्लांट लाइक होते हैं जिनको हम एल्गी कहते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं। कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते और ये एम्ब्रियो भी नहीं बनाते अपनी लाइफ साइकिल में। एल्गी जो है दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर। और सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड दे डू नॉट मेक एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना कि इनके अंदर जो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते और ये एम्ब्रियो नहीं बनाते अपनी लाइफ साइकिल में, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये प्लांट्स के हैं। ये प्लांट्स के कैरेक्टर्स हैं कि प्लांट्स के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और वो एम्ब्रियो बनाते हैं। एल्गी जो है वो प्लांट लाइक है, प्लांट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये 2 जो हैं ये कैरेक्टर्स नहीं हैं, ना तो ये एम्ब्रियो बनाते हैं ना ही इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। प्रोटोजोन्स जो हैं वो एनिमल लाइक होते हैं। एनिमल लाइक हैं तो ये एनिमल से रिजेंबल करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ना तो क्लोरोफिल होता है, मतलब ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, फोटोसेंसिस नहीं कर सकते, और ना ही इनके अंदर सेल वॉल होती है। तो ये जो 2 कैरेक्टर्स हैं इनको एनिमल लाइक बना रहे हैं कि इनके अंदर ना तो क्लोरोफिल है ना ही सेल वॉल है। और तीसरा जो हमारे पास है कि जो इसकी टाइप है वो है फंजाई लाइक। कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं वो फंजाई लाइक होते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने मोनेरन्स पढ़े थे जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स थे, और अब आप लोगों ने प्रोटिस्टा पढ़ा है। प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक में भी कौन से, जो सिंपल मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर होते हैं। और इसको हमने डिवाइड किया इनटू 3 टाइप्स में, जो कि एल्गी, प्रोटोजोआ और फंजाई लाइक है। एल्गी प्लांट लाइक होती है, प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल लाइक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड किंगडम है दैट इज़ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है इट इंक्लूड मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स। मल्टी सेलुलर मोर देन 1 सेल्स से मिलके बनते हैं, ये मल्टी सेलुलर हैं। यूकैरियोट्स मीन्स कि इनमें डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हेटेरोट्रॉफ मीन्स कि ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड करते हैं ऑन अदर फॉर देयर फूड। और इसमें एग्जांपल हमारे पास किसकी है, मशरूम्स की। अच्छा, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड। मतलब ये किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। और मोस्टली फंजाई जो हैं ये डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स मीन्स जो चीज़ों को डीकम्पोज कर देते हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं, जो तोड़ फोड़ देते हैं चीज़ों को। एक्चुअली ये क्या करते हैं, दे लिव ऑन organic material, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules formed by the digestive enzymes। आप लोगों ने देखा होगा जो घरों में अगर रबर रोटी के पीस पड़े हुए हैं, बहुत पुराने हैं, या रोटी है 5-6 दिन पुरानी है, या फ्रिज में कोई आप लोगों के लेमन वगैरह पड़े होते हैं, काफ़ी देर से पड़े हों, तो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर सा नज़र आता है आपको, ब्लैक वाइट ग्रीनिश सा, वो फंजाई होती है। अब फंजाई जो है वो क्या करती है, ये अपने अंदर से स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट करती है, बाहर निकालती है उस चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर लगी होती है, उस सरफेस के ऊपर अपने अंदर से एंजाइम सिक्रीट करती है। वो एंजाइम्स उस चीज़ को तोड़ फोड़ देते हैं, उस चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। उस चीज़ को जब वो डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, तो वो जो एक स्ट्रक्चर जो बन जाता है डिकम्पोजिशन के बाद, वो फंजाई जो है वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है।
तो फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है। ये एब्जॉर्ब करती है चीज़ों को, और एब्जॉर्ब किस तरह से करती है? बाय सिक्रीटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द सरफेस, जो जिस चीज़ के ऊपर भी लगी होगी, और फिर उसको वहाँ से ये उसको डिकम्पोज करने के बाद एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है वो हमारे पास क्या है कि इट कंटेन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक्स मीन कि इसके अंदर डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट्स हैं, मतलब मोर देन वन या 2 सेल्स जो हैं ये बने होते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स जो हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आर autotrophic in their nutritional mode, make their own food by photosynthesis. प्लांट्स जो हैं हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। वही जो डिफरेंस जो 2 मैंने आपको बताए थे एल्गी में, कि एल्गी में ये करेक्टर्स नहीं होते, प्लांट्स के करेक्टर्स हैं। कौन से थे वो? मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में, और इनके ये एम्ब्रियो बनाते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई फन, मॉसेस, फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह की। प्लांट्स जो हैं, किंगडम प्लांटी जो है, इसके अंदर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, और ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, और दे मेक एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। और इसमें इसकी एग्जांपल आपके पास कौन सी है? मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। किंगडम एनिमिलिया जो है नेक्स्ट हमारे पास जो 5th किंगडम है, किंगडम एनिमिलिया में हमारे पास क्या चीज़ है? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक कंज्यूमर्स हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स मोर देन 1 सेल जो है उससे मिलके बने हुए हैं। यूकैरियोटिक मीन्स कि इसमें जो डेफिनेट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके सेल्स के अंदर, और कंज्यूमर्स ये कंज्यूम करते हैं, ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, मतलब ये हेट्रोट्रॉफ हैं, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये हेट्रोट्रॉफ हैं और इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय कंज्यूमिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटी। ये फूड को कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इन देयर स्पेशलाइज्ड कैविटी। कैविटी का मतलब होता है कोई भी खाली जगह, जैसे आप लोगों का आपके अंदर जो है स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह है, जहाँ पे डाइजेशन का काम होता है आपकी फ़ूड का। तो ये जो है ये इनटेक करते हैं, इंजेशन करते हैं अपनी फ़ूड की, और इनके अंदर स्पेशल कैविटीज़ होती हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ दैट फूड। फंजाई की तरह नहीं, फंजाई पहले जो है वो क्या करती थी, अपने अंदर से एंजाइम सिक्रीट करके उस चीज़ को डिकम्पोज करके सक करती थी। लेकिन आप लोग पहले इनटेक करते हो फूड की, अपनी स्पेशल कैविटीज़ में उसकी डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है। और एनिमल्स के अंदर ना तो सेल वॉल होती है और ये मूवमेंट शो करते हैं। ये आप लोगों के पास एनिमिलिया के कैरेक्टर्स थे। किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और कंज्यूमर्स, कंज्यूमर मीन्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और ये अपनी फूड को डाइजेस्ट करते हैं इन देयर स्पेशलाइज्ड कैविटी। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है और ये मूवमेंट शो करते हैं। इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें बेटा। इसमें आप लोगों के पास 5 किंगडम्स हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो किंगडम थी वो मोनेरा थी। सबसे जो पहले इस दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो मोनेरन्स थे। मोनेरा के बाद जो है वो हमारे पास प्रोटिस्टा जो हैं वो बने थे। इनसे जो है वो डेवलप हुए थे प्रोटिस्टा। फिर जो बाकी 3 किंगडम्स हैं दैट इज़ एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई, वो प्रोटिस्टा से जो हैं वो बने थे। तो ये हमारे पास एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट किंगडम प्रोटिस्टा ओरिजिनेट फ्रॉम किंगडम मोनेरा एंड देन इट गिव राइज टू 3 यूकैरियोटिक किंगडम्स दैट इज़ प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई। अच्छा, ये तो हमारे 5 किंगडम्स के बारे में थे। इन किंगडम से हट के हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म भी है
उसको हम वायरस कहते हैं। वायरस जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और ये क्या है, दे आर द बाउंड्री लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ड्स। ये आप लोगों का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो स्ट्रक्चर है वो है, उसको हम वायरसेस कहते हैं। हम इसको ऑर्गेनिज्म का रैंक नहीं देते क्योंकि ये सेल से मिलके नहीं बने हुए, इसलिए इसको हमने 5 किंगडम्स में इंक्लूड नहीं किया। 5 किंगडम्स में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, तो इनको वायरसेस को हम ऑर्गेनिजम्स कंसीडर नहीं करते, इसलिए 5 किंगडम्स में आपने कहीं नहीं सुना होगा कि हमने वायरसेस को कहीं पे फिट किया है, किसी किंगडम में रखा है। क्यों? क्योंकि वायरसेस जो है ये हम कंसीडर करते हैं कि ये बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बर्ड्स हैं। तो ये आज आप लोगों का जो है वो टॉपिक था। उम्मीद है बेटा आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा और साथ साथ याद करते जाएं बेटा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये ना हो कि आप लोग छोड़ते जाएं और आखिर में आप लोगों को मुश्किल हो सारा कुछ याद करने की। तो जो रोज़ का टॉपिक होता है वो आप लोग रोज़ याद कर लिया करें साथ साथ, इससे आपको बहुत आसानी होगी और पेपर्स की तैयारी होती चली जाएगी आपकी।